हेलो बच्चों, तो अपना टॉपिक चल रहा था। अपन पढ़ रहे थे बच्चों डी ब्लॉक, ठीक है ना। तो D में मैंने आपसे कुछ चीजें डिस्कस की थी। अभी शायद अपना टॉपिक K2CR27, ठीक है ना। तो K27 की आज मैं दो रिएक्शंस आपको और पढ़ाऊं, बड़ी इंपॉर्टेंट है ना। दूसरी बात, ये 12th के सिलेबस में नहीं है। जो मैं रिएक्शंस अभी आपको पढ़ाऊंगा वो 12th के सिलेबस में तो नहीं है बच्चों, लेकिन कंपटीशन में ये रिएक्शन की, ठीक है ना। तो कंपटीशन आप इसको जरूर कंसिडर कर लें, कंपटीशन के अकॉर्डिंग आप इसको जरूर कंसिडर करें। देखो बच्चों अपन बात करेंगे बच्चों रिएक्शन ऑफ K2CR27 विद एसिडिफाइड H2O2, ठीक है ना। मतलब हम K2CR27 की रिएक्शन H2O2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, ठीक है। और हम यहाँ पर एज ए सॉल्वेंट काम में लेते हैं ईथर। क्यों लेते हैं वो मैं आपको सारा एक्सप्लेन करूंगा। अब देखो बच्चों सुनो, ये जो रिएक्शन है ना, ये रिएक्शन किसके काम आती है? ये रिएक्शन काम आती है बच्चों H2O2 के आइडेंटिफिकेशन में काम आती है, H2O2 के आइडेंटिफिकेशन में। तो अगर मैं K2CR27 को रिएक्ट करवाऊं, ठीक है, तो हमें बच्चों कुछ इस तरह से मिलता है। देखो क्या मिलता है, ध्यान दीजिए। K2SO4 प्लस 5H2O, साथ में मिलता है 2CrO5। अब ये बनता कैसे है ये समझाना है मुझे। रिएक्शन हुई कैसे ये अपने को एक्सप्लेन करना है बच्चों। ये रिएक्शन कैसे हुई तो सुनो बच्चों। सबसे पहले देखो बेटा क्या, अगर मैं इसकी मैकेनिज्म पे चलूं तो देखो बच्चों, मैकेनिज्म के देखिए बच्चों क्या है, सुनिए। मैकेनिज्म के पहले स्टेप में हमें क्या करना है, हमारे पास देखो बच्चों K2CR27 है। ये K2CR27 रिएक्ट कर रहा है H2SO4 के साथ, और ये करके इसने क्या बना दिया, K2SO4 प्लस H2Cr2O7 बन गया क्या। सिंपल आयनिक रिएक्शन है बच्चों। K2CR27 का जो कैटाइन है वो एनाइन के साथ चला गया, और एनाइन है वो कैटाइन के साथ चला गया ना। देखो बच्चों ये कुछ ऐसा है, 2K प्लस ये, और इधर क्या बोलो बच्चों 2H प्लस और SO4 माइनस। अपोजिट आयन को मैंने ऐड कर दिया। अब देखो बेटा सुनो, ये H2Cr2O7 आपको कुछ समझ में आ रहा है? ये देखो बच्चों ये क्या हो जाएगा, ये जो H2Cr2O7 है ये इस तरह से टूट गया। देखो बेटा इसमें से वाटर का मॉलिक्यूल निकल गया बाहर, और हमें क्या मिल गया, हमें ये मिल गया बच्चों 2CrO3। बोलो बच्चों मिल गया है क्या? पहले यहां तक समझ में आया? यहां तक समझ में आया है क्या? बोलो बच्चों, आ गया? बोलो। अब देखो बेटा सुनो, एक बात बताओ, CrO3 को अगर मैं ढंग से देखूं, ठीक है ना, तो CrO3 में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर बताओ बच्चों। CrO3 में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर बताओ। अरे ऑक्सीजन का तो -2 ही होता है, क्या सोच रहे हो, -2 होता है। अब हम यहां पर लेके चल रहे हैं H2O2। हम क्या लेके चल रहे हैं बच्चों, H2O2। तो H2O2 क्या करता है बच्चों, H2O2 ऑक्सीडेशन करता है ना। H2O2 क्या करता है, ऑक्सीडेशन करता है। अब मुझे बताओ क्या H2O2 क्रोमियम का ऑक्सीडेशन कर सकता है क्या? क्या H2O2 यहाँ पर क्रोमियम का कर सकता है? नहीं कर सकता ना। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि क्रोमियम ऑलरेडी अपनी +6 स्टेट में, ठीक है बच्चों। तो अब बचा कौन, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन अभी स्टेट में, ऑक्सीजन अभी कौन सी स्टेट में, -2। तो अगर वो -2 से -1 में आ जाए तो काम बन सकता है क्या? -2 से आ जाए तो हो सकता है ना बच्चों, समझ में आ रहा है बच्चों?
तो अब देखो बेटा कैसे हो सकता है, वो मैं आपको सिखाता हूँ। तो देखो बच्चों हुआ क्या, होता है क्या, सुनो। ये जो CrO3 है, अब बच्चों बताओ -1 किस, -1 किस में होता है बच्चों, याद है? पेरोक्साइड में होता है क्या? ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 पेरोक्साइड में होता है। तो देखो बेटा मैंने क्या किया यहाँ पर देखो बच्चों सुनो, एक बात बताओ बच्चों, पेरोक्साइड के अंदर इस तरह का होता है क्या? ये पेरोक्साइड बॉन्ड होता है क्या? ये होता है क्या पेरोक्साइड बॉन्ड बच्चों, बताओ। इसको बोलते हैं क्या पेरोक्साइड बॉन्ड? तो बच्चों बताओ पेरोक्साइड बॉन्ड है, तो मुझे इसमें से कितनी ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन करना है CrO3 की? 2 का ही करना है ना, 2 ही करना है बच्चों, ठीक है भैया। तो अब देखो बेटा 2 का अगर ऑक्सीडेशन करना है तो मैंने बच्चों यहाँ पर 2H2O2 ले लिया बच्चों, और मुझे मिल गया देखो CrO5, और ये मिल गया बच्चों 2H2O मिल गया। अब बताओ बच्चों यहाँ CrO3 ऊपर कितने, CrO3 ऊपर कितने बने हुए? 2 बने हुए ना। तो 2 CrO3 अगर मुझे यहाँ पे दिखाना है तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं क्या? अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूं तो क्या मेरी रिएक्शन आ जाएगी क्या? आ जाएगी बच्चों, जो ऊपर मैंने रिएक्शन लिखी है, तो मैंने ऊपर रिएक्शन लिखी है वो आ जाएगी क्या? बोलो बच्चों। तो देखो क्या हुआ, सुनो कैसे हुआ, वो समझ लीजिए आप अच्छे से। देखो बच्चों K2Cr2O7 प्लस H2SO4। अच्छा बताओ H2O2 कितने हो गए बच्चों? 2 से मल्टीप्लाई करने पे 4 हो गए क्या? 4H2O2। फिर आपको दिख रहा है बच्चों कितना हो गया आपका? 5H2 हो गया क्या? 5H2O, फिर K2SO4, और साथ में मिल गया 2 मोल्स ऑफ CrO5। हो गया क्या? क्या पहले यहां तक आपको समझ में आया? क्या पहले यहां तक आपको समझ में आया क्या बच्चों? यहां तक किसी को कोई डाउट है? यहां तक किसी को कोई डाउट है क्या? नहीं है। अब देखो बच्चों सुनो, इस रिएक्शन को मैं और थोड़ा सा एक्सप्लोर करता हूं। देखो बच्चों एक बात बताओ, आप लोगों ने कभी पढ़ा होगा ना, H2O2 इस तरह से जाता है बच्चों, H2O प्लस नेसेंट ऑक्सीजन जाता है क्या? ऐसे जाता है क्या, बोलो बच्चों, ऐसे जाता है? अब बताओ बच्चों ये जो नेसेंट ऑक्सीजन है, इस नेसेंट ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? इस नेसेंट ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों? 6 इलेक्ट्रॉन है क्या? इस नेसेंट ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है। अब बच्चों ध्यान देना थोड़ा सा कि हुआ क्या यहाँ पर, ये जैसे मेरे पास CrO3 तो बना हुआ ऊपर, CrO3 तो यहाँ तक बन गया था। अब देखो बेटा क्या होगा, ये जो नेसेंट ऑक्सीजन है, ठीक है, ये इस पर अटैक कर सकती है क्या? क्यों? कि इस ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है क्या? इस ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है क्या? बोलो बच्चों। CrO3 में जो डबल बॉन्ड वाली ऑक्सीजन है उस पर अटैक कर सकती है क्या? बोलो। अब देखो बेटा अगर इसने यहाँ पर अटैक किया तो देखिए बच्चों क्या हुआ, यहाँ इसने तो इलेक्ट्रॉन दिया तो इस पे आया प्लस और इस पे आया माइनस। कितना समझ में आ गया? ये समझ में आ गया बच्चों? बोलो। अब बताओ बच्चों ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज स्टेबल होगा क्या? ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज स्टेबल होगा? नहीं होगा। तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा। जैसे ही वो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचेगा, देखो बच्चों क्या मेरे पास ये पिक्चर बन गई क्या? इस क्रोमियम पे पॉजिटिव चार्ज आ गया क्या? इस क्रोमियम पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब बताओ क्रोमियम पे पॉजिटिव और ऑक्सीजन पे नेगेटिव, क्या ये आपस में बाइंड हो सकते हैं? क्रोमियम पे पॉजिटिव हो सकते हैं बच्चों। अगर ये बाइंड हो गए तो देखो बच्चों क्या हो गया, हमारे पास ये वाली पिक्चर बन गई, ये वाली पिक्चर बन गई। अब देखो बेटा ऐसा एक बार और रिएक्शन हो जाएगी, ऐसा एक बार H2O फिर ऑक्सीजन देगा, ऑक्सीजन देके इसने क्या किया देखो बच्चों,
ये एक और बना देगा। ये आ गया बच्चों, समझ में आ गया CrO5? अरे बोलो बच्चों, समझ में आ गया क्या? याद करो, ये किसी पुराने जमाने की बातें हैं, ये पुराने टाइम की बातें हैं बच्चों। पढ़ाया मैंने आप लोगों को, पढ़ाया था ना। इसको बोलते हैं बच्चों, देखो सुनो, इसको बोलते हैं ब्लू पर क्रोमेट। क्या बोलते हैं बच्चों? तो बोलते हैं ब्लू ब्लू कर पर क्रोमेट। इसका मतलब इसका कलर क्या है, समझ में आ गया? इसका कलर समझ में आ गया होगा बच्चों, बताओ कौन सा कलर है? फिर ब्लू कलर है। अच्छा, ये भी दिख रहा होगा कि इसकी बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर है बच्चों, है? स्ट्रक्चर कैसी है? बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर है। अब देखो बेटा सुनो, अगर आप इसमें इसका ऑक्सीडेशन नंबर देखो, देखो बेटा सुनो, ये -2 तो ये +2 हो गया, -1 +1 -1 +1 -1 +1 -1 +1। क्या आपको इस कंपाउंड में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट 6 दिख रहा है क्या? ये तो आता रहता है बच्चों क्वेश्चन, ये तो बड़ा एवरग्रीन क्वेश्चन है, आपने देखा होगा, ये क्वेश्चन पक्का पूछते हैं। इसमें ऑक्सीडेशन नंबर कोई 10 मत निकाल देना कि 5 ऑक्सीजन है, ठीक है ना? तो देखो बच्चों सुनो, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम इन CrO5 ये आ गया +6, आ गया बच्चों। अब देखो बेटा सुनो, अगर आप इसमें ध्यान दो तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि इसमें 2 पेरोक्साइड लिंकेज प्रेजेंट है ना बच्चों? है बच्चों? मैं कह सकता हूं कि 2 peroxide linkage आर प्रेजेंट। बोलो बच्चों, सही है? अब देखो बच्चों, नेक्स्ट बात करते हैं, क्या मैं ऐसा कह कि इसके अंदर देखो 1 ऑक्सो एंड 2 पर ऑक्सो लिगेंड्स आर प्रेजेंट। बोलो बच्चों, इसके अंदर एक तो ऑक्सो और एक पर ऑक्सो, 2 लिगेंड दिख रहे हैं क्या आपको? बोलो बच्चों, अरे ऑक्सो पर ऑक्सो लिगेंड, आप लोग अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो कभी आपने पढ़ा था बच्चों, पढ़ा था ना इसमें कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में। तो देखो बच्चों, हम फिर इस कंपाउंड को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखो CrOO2 की होल ट्वाइस। तो CrO5 को इस तरह से रिप्रेजेंट करना चाहिए, CrO5 को सुना जाएगा, एक ऑक्सीजन को अलग रख दिया, दिख रहा है बच्चों, जो -2 वाली ऑक्सीजन उसको अलग रख दिया, और इन दोनों को हमने अलग रख दिया। देखो बच्चों कैसे, ये अलग है, ये भी अलग है? और फिर आपका ये वाला अलग है। अब समझ में आ गया क्या? बोलो बच्चों, ये दिमाग में बैठ गई इतनी बात आप लोगों के सबके, पक्का बैठ गया? अब देखो बेटा सुनो, अब मैं क्या और कहना कहना चाह रहा हूं कि ये जो कंपाउंड है ना, ये कंपाउंड जो है वो हाईली अनस्टेबल कंपाउंड है बच्चों। ऐसा क्यों बच्चों, आप बता सकते हो ऐसा क्यों? बताओ बच्चों, आप ध्यान दो बच्चों, इसमें 3 मेंबर की रिंग बन रही है, दिख रही है क्या? 3 मेंबर की रिंग में क्या होता है? 3 मेंबर की रिंग में क्या आ जाती है बच्चों? दुनिया भर की क्या डेवलप हो जाती है? एंगल स्ट्रेन डेवलप हो गई ना? तो बच्चों मैं कह सकता हूं हाईली अनस्टेबल कंपाउंड, क्यों? क्योंकि इसमें क्या है, ड्यू टू लार्ज एंगल स्ट्रेन है। अब देखो बच्चों सुनो, होता है क्या है कि ये जो CrO5 है ना, ये बहुत जल्दी इस तरह से ब्रेक हो जाएगा, इसमें Cr2O3 एंड, तो मैं कह सकता हूं कि CrO5 एक बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो सकता है। CrO5 एक बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग हो सकता है क्या? क्यों हो सकता है बच्चों, बताओ? CrO5 एक बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों हो सकता है? बताओ बच्चों,
क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि देखो मैं बोल रहा हूं कि जो CrO5 है ना, इसमें जो क्रोमियम है ना वो क्या है, हाईली इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। क्या ये बात सही है? क्या CrO5 में क्रोमियम हाईली इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है क्या? तो अब बताओ बच्चों, अगर ये हाईली इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ठीक है, तो बच्चों बताओ, हमने शुरू में यहाँ पर क्या किया था, ईथर काम में लिया था ना। देखो बच्चों, यहाँ पे ये ईथर काम में ले रहे ना। ईथर क्या करता है बच्चों, देखो सुनो, ईथर में आपको पता होगा, देखो बेटा, ईथर में ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर होता है। ये ऑक्सीजन क्या करता है, ये इसको लोन पेयर देकर इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाता है। समझ में आ गया? बोलो बच्चों। तो अब ईथर का यूज भी समझ में आया। विदाउट ईथर ये टिकेगा नहीं, विदाउट ईथर ये बनता है और बनते ये ब्रेक हो जाएगा। क्या समझ में आया बच्चों? तो मैं कह सकता हूं कि ईथर की प्रेजेंस में, ठीक है ना, इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर, है ना, CrO5 will persist for a longer period, ठीक है ना। तो बच्चों, ये वाली रिएक्शन समझ में आई आप लोगों को? देखो 12th के सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये बच्चों आपके कंपटीशन में बहुत आती है ये रिएक्शन। ये रिएक्शन बच्चों कंपटीशन में दुनिया भर की बार पूछी जा चुकी है ना, बहुत फेवरेट रिएक्शन है ये कंपटीशन की। तो जो बच्चे सिर्फ 12th कर रहे हैं वो तो छोड़ सकते हैं आराम से। इस रिएक्शन के रिगार्डिंग किसी को डाउट है तो बोल सकता है बच्चों। अगर किसी को डाउट है वो अपना हैंड रेज करे, मैं उसको अनम्यूट करके पूछ लेता हूँ, जल्दी से वापस एक्सप्लेन कर देता हूँ। है क्या? किसी को डाउट है तो जल्दी बोलो बच्चों। क्या बोलो बच्चों? नहीं है? अब देखो बच्चों सुनो, ये वाली जो रिएक्शन है ना, ये रिएक्शन आपकी, देखिए मैं और क्या कह रहा हूं, दिस रिएक्शन इज ऑल्सो गिवन बाई K2CrO4। ये रिएक्शन है ना, K2CrO4 भी आपका देता है। ये रिएक्शन क्या करता है, K2CrO4 भी देता है। कैसे? देखो बच्चों सुनो, ये मेरे पास K2CrO4 है, ठीक है, इसको हमने ट्रीट किया H2SO4 के साथ, तो क्या मिल गया बच्चों बताओ? हमें मिल गया K2SO4 और H2CrO4। फिर देखो बच्चों, ये जो H2CrO4 है वो ऐसे गया H2O एंड CrO3, ठीक है, और फिर क्या होगा, फिर देखो बच्चों, ये जो CrO3 है वो 2 मोल्स ऑफ H2O2 से मिलकर क्या बना देगा, CrO5 प्लस 2H2। आ गया समझ में? तो ये रिएक्शन दोनों देते हैं बच्चों, कौन कौन, K2Cr27 एंड K2CrO4। बोलो बच्चों, ये रिएक्शन दोनों कंपाउंड देते हैं, समझ में आ गया? ये रिएक्शन दोनों कंपाउंड देते हैं, किसी को कोई डाउट है? चलिए बच्चों, अब अपन बात करेंगे बच्चों क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्रोमिल क्लोराइड कंपाउंड तो मेरे हिसाब से आप लोगों ने पढ़ा था बच्चों, याद है क्या? क्रोमिल क्लोराइड आपके ऑर्गेनिक में एक रिएक्शन में काम आया था बच्चों, याद करो। वेरी गुड, एटार्ड रिएक्शन में काम आता है, याद है क्या? टोलुइन को बेंजल्डिहाइड में ऑक्सीडाइज करने के लिए, याद है बच्चों? टोलुइन को बेंजल्डिहाइड में ऑक्सीडाइज करने के लिए, याद करो, एक इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स बनता था सिग्मा ट्रॉपिक मैकेनिज्म के थ्रू, याद है? सिग्मा ट्रॉपिक मैकेनिज्म के थ्रू बना था। अब देखो बच्चों, क्रोमिल क्लोराइड की बात करते हैं, तो देखो क्रोमिल क्लोराइड है क्या,
इसको मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ, आप समझने की कोशिश करोगे तो समझ में आ जाएगा। देखो बच्चों सुनो, क्या है कि जब हम K2Cr27 को किसी भी आयोनिक मेटल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करवाएं H2SO4 की प्रेजेंस में, तो एक रेडिश ब्राउन वेपर मिलती है ना? और इस जो रेडिश ब्राउन वेपर मिलती है ना, वो किसकी होती है? ये जो रेडिश ब्राउन जो वेपर है ना, ये रेडिश ब्राउन वेपर बच्चों इसकी है बच्चों, CrO2Cl2 की, ठीक है ना, इसकी है बच्चों ये, ठीक। अब देखो बेटा, ये बनी कैसे, ये मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ। ये जो इक्वेशन लिखी हुई है ना, इस इक्वेशन को अपन थोड़ा ढंग से समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो बच्चों, सबसे पहले K2Cr27 दिख रहा है आपको, तो K2Cr27 की रिएक्शन को आप समझने की कोशिश कीजिए। देखो बेटा क्या है, सबसे पहले क्या होगा, ये K2Cr27 इसने क्या किया, देखो बेटा ये इस तरह से कन्वर्ट हो गया क्या, K2SO4 और H2Cr2O7 हो गया। फिर देखो बच्चों H2Cr2O7, क्या इसमें से ये निकल गया, बोलो बच्चों, इतना सबको समझ में आ गया? अरे इतना तो सबको समझ में आ गया क्या? अब देखो बेटा सुनो, ये मेरे पास KCl है, KCl अगर H2SO4 से रिएक्ट करेगी तो क्या मिल जाएगा बच्चों, बताओ, क्या मुझे ये मिल जाएगा K2SO4 प्लस 4 मोल्स ऑफ HCl, क्या मिल जाएगा? मिल जाएगा बच्चों, बताओ। अब बताओ बेटा, देखो सुनो, यहाँ CrO3 बना हुआ है और यहाँ HCl बना हुआ है। CrO3 कितने मोल बने बच्चों, बताओ कितने मोल CrO3 बने, कितने मोल CrO3 बने? 2। अब देखो बच्चों, 1 मोल CrO3 के साथ ये 2 मोल HCl काम आए, तो यहाँ से ये वाटर का मॉलिक्यूल निकल गया बच्चों। और जैसे ये वाटर का मॉलिक्यूल निकला, देखो बच्चों हमें ये वाला कंपाउंड मिल गया, क्या गया, बोलो बच्चों, ये वाला कंपाउंड मिल गया। अब बताओ बच्चों, अगर 1 मोल CrO3 के लिए 2 मोल HCl काम आ रहे हैं, तो 2 मोल CrO3 के लिए कितने मोल HCl काम आएंगे? 4 काम आएंगे। तो क्या अब आपको समझ में आ गया? अगर आपको 4 मोल, अगर आपको 4 मोल KCl बना 4 मोल HCl बनाने हैं, तो कितने मोल KCl काम में लेने पड़ेंगे? कितने मोल काम में लेने पड़ेंगे बच्चों, बताओ? 4 मोल HCl के लिए कितने मोल KCl काम में लेने पड़ेंगे? 4 लेने पड़ेंगे ना। ऊपर देखो रिएक्शन में कितने लिखे हुए हैं, 4 मोल लिखे हुए। अब आगे और देखो बच्चों सुनो, देखो 4 मोल KCl के साथ कितने मोल H2SO4 रिएक्ट कर रहे हैं? 4 मोल KCl के साथ कितने मोल H2SO4? 2। और 1 मोल K2Cr27 के साथ कितने कर रहे हैं? 1 मोल K2Cr27 के साथ कितने कर रहे हैं? 1। तो टोटल कितने मोल H2SO4 चाहिए? टोटल कितने मोल H2SO4 चाहिए? 3। ऊपर देखो बच्चों, ऊपर जो बैलेंस इक्वेशन लिखी हुई है वो समझ में आ गई क्या? अरे ये बैलेंस इक्वेशन समझ में आ गई भाई लोगों, ठीक है। तो K2SO4 कैसे बना, H2O कैसे बना, आपको समझ में आ गया? मैंने रिएक्शन को पूरा एक्सप्लेन कर दिया बच्चों। अरे बात समझ में आई क्या ना बाबू, बोलो, आगे समझ में? चलो बच्चों, अब देखो बेटा सुनो, अब ये जो क्रोमिल क्लोराइड बना ना, ये जो क्रोमिल क्लोराइड बना है, ये क्रोमिल क्लोराइड NaOH के साथ रिएक्ट करता है। अब ये कैसे करता है, इसको मैं आपको समझाता हूँ। तो सबसे पहले बताओ बच्चों, इस क्रोमिल क्लोराइड के अंदर कितने मोल क्लोरीन है, बताओ बच्चों? 2 मोल है ना। तो 2 मोल क्लोरीन को हटाने के लिए मैंने 2 मोल NaOH काम में ली, ये क्या मिल गया बच्चों, बताओ? 2 मोल्स ऑफ NaCl, क्या मिल गया? H2CrO4 मिल गया क्या? मिल गया बच्चों। इसको क्या बोलते हैं बच्चों, याद करो, तो बोलते हैं क्रोमिक एसिड। अच्छा, ये जो क्रोमिक एसिड बना, क्या ये क्रोमिक एसिड NaOH के साथ रिएक्ट कर सकता है क्या? एसिड बेस के साथ रिएक्ट कर सकता है, जैसे H2SO4 करता है NaOH के साथ, वैसे कर सकता है? तो देखो बेटा इसने किया, तो क्या मिल गया, देखो आपको मिल गया Na2CrO4 और 2 मोल्स ऑफ H2। तो बच्चों समझ में आया? टोटल अगर मैं
इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दूं तो क्या ये वाली इक्वेशन आ जाएगी क्या मेरे पास? अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दूं तो ये वाली इक्वेशन आ जाएगी क्या? आ गया समझ में? बोलो बच्चों, आ गया सब कुछ? अब देखो बेटा सुनो, मेरे पास ये सोडियम क्रोमेट है, ठीक है ना? सोडियम क्रोमेट को अपन ट्रीट कर रहे हैं लेड एसीटेट के साथ। तो सोडियम क्रोमेट को जब लेड एसीटेट के साथ ट्रीट करोगे ना, तो देखो बच्चों ये मिला 2 सोडियम CrO4-2, फिर क्या हो गया 2 मोल्स ऑफ CH3CO, और ये हो गया Pb+2। बच्चों ये इसके साथ कंबाइंड हो गया और ये इसके साथ हो गया क्या? एक मिनट, यहाँ पे देखो बेटा क्या हो जाएगा, ये तो गया इसके साथ और ये चला गया इसके साथ। तो मुझे मिल गया बच्चों लेड क्रोमेट। लेड क्रोमेट का येलो प्रेसिपिटेट मिलता है। इसका कलर होता है ना बच्चों, नींबू देखा आपने, लेमन, लेमन जैसा होता है, इसलिए इसको नाम लेमन क्रोम भी देते हैं बच्चों। इसका नाम क्या पड़ा हुआ है? लेमन क्रोम। तो बच्चों समझ में आ गया? अरे रिएक्शन समझ में आ गई क्या? बोलो, रिएक्शन समझ में आ गई? किसी रिएक्शन में कोई डाउट है? अगेन ये 12th के सिलेबस में नहीं है बच्चों। ये रिएक्शन 12th के सिलेबस में नहीं है, सुन लेना ढंग से, ठीक है ना? अब देखो बच्चों सुनो, ये जो रिएक्शन है ना सिर्फ और सिर्फ आयनिक क्लोराइड देंगे, जैसे NaCl है, KCl है, RbCl है, CaCl2 है, BaCl2, ये सारे दे देंगे। लेकिन कोवलेंट क्लोराइड ये रिएक्शन कभी नहीं देते बच्चों। बताओ क्यों? कोवलेंट क्लोराइड ये रिएक्शन कभी नहीं देंगे बच्चों। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि भैया कोवलेंट क्लोराइड फ्री क्लोराइड आयन आपको देगा ही नहीं, और जब फ्री क्लोराइड आयन नहीं देगा तो ये पॉसिबल नहीं है। तो देखो मैंने कुछ एग्जांपल लिख रखे हैं, AgCl, Hg2Cl2, SnCl4, PbCl4, CuCl, है ना, CuCl, Cu2Cl2 नहीं देंगे। अब देखो बेटा सुनो, जैसे हमने बच्चों क्रोमिल क्लोराइड बनाया, है ना, क्या उससे क्रोमिल ब्रोमाइड और क्रोमिल आयोडाइड भी बना सकते हैं क्या? क्या हम उस तरह से क्रोमिल ब्रोमाइड और क्रोमिल आयोडाइड बना सकते हैं? क्यों नहीं बना सकते बच्चों बताओ? आप याद करो बच्चों, थोड़ा सा पी ब्लॉक का नॉलेज अगर आप याद हो तो जैसे आपने देखा था बच्चों ऊपर रिएक्शन में बच्चों HCl बना ना, ऊपर रिएक्शन में जैसे HCl बना, तो अगर मैं KBr लेता तो HBr बनता, और अगर मैं Ki लेता तो HI बनता। बनता क्या? तो अब देखो बेटा होता क्या कि जैसे H2SO4 है, ये H2SO4 ऐसे गया बच्चों, ऐसे गया H2O प्लस SO2 प्लस नेसेंट ऑक्सीजन। अब देखिए अब क्या होगा, ये जो HBr है ना, या ये जो HI है, ये क्या करेगा बोला बच्चों, ये जो नेसेंट ऑक्सीजन मिली ये इनको ऑक्सीडाइज कर देगा। Br2 प्लस H2O I2 प्लस। तो बच्चों बताओ, आप अगर थोड़ा सा ध्यान दो तो क्या हुआ, यहाँ पर तो ब्रोमीन HBr का और HI का तो ऑक्सीडेशन हो गया ना, तो क्या बन पाएगा क्या बच्चों? अरे देखो आगे आपको CrO3 से रिएक्ट करवाने के लिए HCl चाहिए था ना, लेकिन HCl किस में कन्वर्ट हो चुका है? HCl किस में कन्वर्ट हो चुका है? बोलो बच्चों, क्लोरीन के अंदर कन्वर्ट हो चुका है। आगे बात समझ में ये सॉरी, HBr और HI किस में कन्वर्ट हो चुका है? Br2 और I2 के अंदर कन्वर्ट हो चुका है। हो गया बच्चों? अब आओ देखो बेटा नेक्स्ट बात करते हैं, स्ट्रक्चर की बात करते हैं, CrO4-2 एंड Cr2O7-2। स्ट्रक्चर समझ लेना बच्चों, शायद आपके 12th के सिलेबस में भी इस बार इनको डिलीट कर रखा है जहां तक मुझे आइडिया है ना, ये दोनों कंपाउंड 12th के सिलेबस में डिलीट किए हुए इस बार तो, है ना? पता होगा बच्चों आप लोगों को। देखो बेटा सुनो, सबसे पहले मैं लेता हूं क्रोमेट आयन लेता हूं बच्चों। देखो CrO4-2, देखिए बच्चों CrO4-2 की स्ट्रक्चर ये बच्चों देखो सुनो, ये दिख रही है बच्चों? क्या मैं कह सकता हूं कि ये CrO4-2
आपका सल्फेट के आइसोस्ट्रक्चरल हो गया SO4 - 2 पे। बोलो बच्चों। मैं कह सकता हूँ CrO4 - 2 आइसोस्ट्रक्चरल विद सल्फेट आयन। अब देखो बेटा, जब इसमें रेजोनेंस होगा तो ऐसा रेजोनेंस हो सकता है क्या बच्चों, बताओ? ऐसा रेजोनेंस पॉसिबल है क्या? नेगेटिव डबल बॉन्ड अल्टरनेट है तो रेजोनेंस पॉसिबल है बच्चों? अगर रेजोनेंस पॉसिबल है तो देखो बच्चों, ये वाली पिक्चर आई मेरे पास, आई क्या आई कि यहाँ पार्शियल डबल बॉन्ड रहेगा, ऐसे रहेगा, और ये जो चार्ज है वो कितनी जगह जा रहा है बच्चों, बताओ? -2 चार्ज कितनी जगह गया? -2 चार्ज कितनी जगह गया? 4 जगह। तो इनको डिवाइड करोगे -2/4 यानी कितना हो गया? -1/2 हो गया। बोलो बच्चों, -1/2 हो गया क्या? अच्छा, मैं कह सकता हूं यहाँ पे क्या है, ऑल chromium oxygen bond length are identical. All chromium oxygen bond length are similar. अच्छा बच्चों बताओ, इसकी जो शेप होगी वो क्या होगी? टेट्राहेड्रल होगी बच्चों, ठीक है। अच्छा, इसकी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट बताओ बच्चों, क्या होगी? इसकी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट बताओ, बोलो बच्चों, की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट बताओ बच्चों। वेरी गुड भुवन चौधरी, वेरी गुड हर्ष जनागल, भव्या जाखड़ा। इसकी हाइब्रिड आती है बच्चों D3S आती है, ध्यान रखना, ठीक है ना। टेट्राहेड्रल देख के बच्चों आप sp3 मत बोल देना, ये दिमाग में रखना। टेट्राहेड्रल देख के आप इसको sp3 मत बोल देना, क्यों? बताओ बच्चों, ऐसा क्यों बोला मैंने? आप बताओ, क्या क्रोमियम के अंदर आपका कॉन्फ़िगरेशन क्या है बच्चों, बताओ? 3d5 4s1, 4p में कोई इलेक्ट्रॉन भी है क्या? अरे 4p में कोई इलेक्ट्रॉन भी है क्या? नहीं है ना बच्चों। कॉन्फ़िगरेशन क्या है? डी और एस में है ना, तो जिनमें इलेक्ट्रॉन है वही तो पार्टिसिपेट करेंगे ना बच्चों। अब आप कोई बच्चा कहेगा सर हाँ आपके एम्प्टी ऑर्बिटल भी तो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो बच्चों एक बात बताओ, जब ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन आपके पास पड़े जो अनपेड है, क्रोमियम में तो 3d5 4s1 सारी अनपेड है, तो ध्यान रखना यहाँ sp3 मत बोल देना, यहाँ हाइब्रिड स्टेट क्या है? D3S है। मोस्ट ऑफ बच्चे गलत करके आते हैं, ध्यान रख लेना बच्चों, ठीक है ना। अरे समझ में आ गया क्या? अब देखो बच्चों सुनो, क्या मैं ये कह सकता हूं ये क्या है? आइसो स्ट्रक्चरल विद सल्फेट आयन, ऐसा बोल सकते हैं बच्चों? आइसो स्ट्रक्चरल विद सल्फेट आयन, बोलो। अब देखो बेटा सुनो, एक और लेते हैं बच्चों, एक मैंने ये लिया Cr2O7 - 2, ठीक है। ये जो है बच्चों, मैं कह सकता हूं ये है बच्चों आइसो स्ट्रक्चरल विद S2O7 - 2, बोलो बच्चों। अब देखो बच्चों, इसकी स्ट्रक्चर समझाता हूं मैं, इसकी स्ट्रक्चर ध्यान दीजिए बच्चों। इसकी स्ट्रक्चर कुछ ऐसी बनेगी क्या, देखिए बेटा, Cr ये बन रही है बच्चों। अब बेटा क्या मैं कह सकता हूं कि यहाँ दो टेट्राहेड्रल यूनिट के बीच में एक ऑक्सीजन है, दो टेट्राहेड्रल यूनिट के बीच में एक ऑक्सीजन है जो ब्रिज लिगेंड का काम करता है, बोलो बच्चों। दो टेट्राहेड्रल यूनिट के बीच में एक ऑक्सीजन ब्रिज लिगेंड का काम करता है, समझ में आ रहा है? अब देखो बच्चों, ये ऑक्सीजन का नेगेटिव डबल बॉन्ड के साथ रेजोनेंस में जा सकता है क्या? जा सकता है, इस तरह से ही जा सकता है बच्चों, बताओ? जा सकता है, जा सकता है ना बच्चों। तो फिर देखो बेटा, इसमें क्या आपके सामने फिर ये वाली स्ट्रक्चर बन सकती है बच्चों, देखो कैसे।
बोलो बच्चों, ऐसा बन सकता है? बन सकता है। अब देखो बेटा सुनो, यहाँ पे क्या हो गया, ये -1/3 बोलूंगा बच्चों इसको, -1/3, -1/3, -1/3, -1/3। बोलो बच्चों समझ में आ गया? अब बताओ बच्चों, मैं अगर ये बोलूं कि ये बॉन्ड लेंथ है L1 और ये बॉन्ड लेंथ है L2, तो बच्चों बताओ L1 और L2 में से कौन सी बॉन्ड लेंथ बड़ी है? बताओ बच्चों, दिख रहा है क्या? L1 तो देखो प्योरली सिंगल बॉन्ड ही रहेगा ना, L1 तो प्योरली सिंगल बॉन्ड ही रहेगा ना। मैं बोल सकता हूं L1 ग्रेटर देन L2। बोलो बच्चों, क्या बोल सकता हूं? बोलो। अच्छा, मैं कह सकता हूं क्या कि दो जो टेट्राहेड्रल यूनिट है, टू टेट्राहेड्रल यूनिट्स आर joined by ऑक्सीजन, ठीक है, और हाइब्रिडेशन स्टेट ऑफ, बोलो बच्चों, इसकी Cr2O7-2 क्या है? या क्रोमियम बोलो, हाइब्रिड स्टेट ऑफ क्रोमियम, वो क्या है बच्चों बताओ? वो है C3S। बच्चों समझ में आ गया? अब बताओ बच्चों, के ये जो कंपाउंड है K2Cr27 और K2CrO4, इन दोनों कंपाउंड में एक बात बताओ बच्चों, कलर का रीजन क्या है? इन दोनों कंपाउंड में कलर का रीजन क्या है बच्चों बताओ? इन दोनों कंपाउंड्स में कलर कैसे एक्सप्लेन करते थे, याद है क्या? चार्ज ट्रांसफर से हमने एक्सप्लेन किया था बच्चों, याद करो। क्या मैंने आपको चार्ज ट्रांसफर पढ़ा रखा है बच्चों? क्या मैंने आपको चार्ज ट्रांसफर पढ़ा रखा है? बोलो। अरे पढ़ा रखा है ना। ऑक्सीजन से क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है क्रोमियम को। बोलो बच्चों। अरे चार्ज ट्रांसफर पता है या वापस बताऊं? चार्ज ट्रांसफर पता है क्या? हाँ ना तो बोलो। सुब्रत राय, हर्ष, अभी पढ़ाया बेटा तुम लोगों को तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, तुम्हें तो बोलना ही नहीं चाहिए कम से कम। टारगेट बेच में भी पढ़ाया है 4-5 दिन पहले ही, है? नहीं पढ़ाया था अभी? अभी चैप्टर कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री तुम्हारा अभी तो हुआ था। पढ़ा करो बेटा। देखो बच्चों क्या होता है, ये क्रोमियम है, ये ऑक्सीजन है, ये -2 वाला है, ये +6 वाला है। होता है क्या है कि इस पर इसने लाइट एब्जॉर्ब की, लाइट एब्जॉर्ब करते इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफर हुआ, तो इसका तो क्या हो गया बच्चों, इसने इलेक्ट्रॉन दिया, इसका तो हुआ ऑक्सीडेशन, इसने लिया, इसका क्या हो गया बच्चों, रिडक्शन हो गया। तो इसको मैं क्या कह सकता हूं बच्चों, मैं कह सकता हूं क्या कि यहां पर इंटरनल रिडॉक्स रिएक्शन हुई बच्चों, हुई। और चार्ज का ट्रांसफर हुआ क्या? चार्ज कहां से कहां गया बच्चों? देखो, जो O-2 है वो गया O-1 इलेक्ट्रॉन लूज करके, जो क्रोमियम +6 है उसने वो कन्वर्ट हो गया क्रोमियम +5। क्या समझ में आया? क्या समझ में आया बच्चों? आ गया है ना? बोलो। ये इस तरह से चार्ज का ट्रांसफर होता है। तो क्या हो रहा है बच्चों, है ना? अपन कह सकते हैं बच्चों, कलर ऑफ K2Cr27 and K2CrO4 ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर। अच्छा बोलो बच्चों, ये चार्ज कहां से कहां ट्रांसफर हो रहा है? ये चार्ज कहां से कहां ट्रांसफर हो रहा है? मेटल टू लिगेंड या लिगेंड टू मेटल? MLCT या LMCT? बोलो बच्चों, MLCT लिगेंड टू मेटल वाला, देखो LMCT
लिगेंड मेटल चार्ज ट्रांसफर हो गया। चलो बच्चों, अब आओ बेटा अपन नेक्स्ट चलते हैं KMnO4 के केस में, ठीक है ना। अब मैं पढ़ाऊंगा बच्चों आपको KMnO4। तो आपका मैंने कौन सा टॉपिक करवा दिया, K2Cr2 देखो बच्चों ध्यान देना, ये आपके 12th की एनसीईआरटी में दिए हुए, ठीक है ना, ये आपको पता होना चाहिए बच्चों, ये एनसीईआरटी में दे रखे हैं, ठीक है ना। अब अगर आप पढ़ते नहीं हो तो आपको दिक्कत है, ठीक है। 12th में इस बार इनको डिलीट कर दिया गया, लेकिन बच्चों देखो सिलेबस में सारे हैं, ये दिख रहा है आपको। देखो सबसे पहले ये पढ़ा पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये मैंने पढ़ा दिया आपको, ये पोटेशियम डाइक्रोमेट पढ़ा दिया बच्चों, ठीक है। फिर देखो बच्चों, ये देखो ये स्ट्रक्चर दी हुई है क्रोमेट आयन की ओर, दिख रहा है क्या, ये देखो बच्चों। अब अपने को क्या पढ़ना है, देखो बच्चों अब अपने को पढ़ना है पोटेशियम पर मैग्नेट, ठीक है ना, पोटेशियम पर मैग्नेट हमें पढ़ना है बच्चों, ठीक है। तो चलते हैं बच्चों, पोटेशियम पर मैग्नेट को डील करते हैं अपन। तो अब देखो बच्चों सुनो, हम लेंगे बच्चों पोटेशियम पर मैग्नेट, ठीक है। तो पोटेशियम पर मैग्नेट को देखो अपन किससे बनाते हैं बच्चों, MnO2 से बनाएंगे, है ना। इसको किससे बनाते हैं, MnO2 को। अच्छा बच्चों MnO2 को कॉमनली क्या बोलते हैं, जानते हो क्या, MnO2 को कॉमनली क्या बोलते हैं, पाइरोलुसाइड बोलते हैं बच्चों, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं बच्चों, MnO2 को हम क्या बोलते हैं बच्चों, पाइरोल्यूसाइड। अब बताओ बच्चों, MnO2 के अंदर इसका हमें कॉन्सेंट्रेशन करना था, याद करो। तो कॉन्सेंट्रेशन करने के लिए हमने मेटलर्जी में कौन सा मेथड काम में लिया था, याद है किसी को याद है क्या, मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड, याद करो, दोनों में यही काम आता है, आता है बच्चों। अब देखो बेटा किस किस स्टेप में होता है, सबसे पहले देखो बच्चों, सबसे पहले हम करेंगे रोस्टिंग ऑफ MnO2। हम क्या करेंगे बच्चों, इसकी रोस्टिंग। रोस्टिंग याद है क्या, मेटलर्जी में कभी रोस्टिंग पढ़ा आप लोगों ने, मेटलर्जी में किसी जमाने में रोस्टिंग पढ़ा। रोस्टिंग का मतलब किसके साथ हीट करना होता है, रोस्टिंग का मतलब किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। तो देखो बच्चों मैंने MnO2 को ऑक्सीजन के साथ हीट किया, MnO2 प्लस ऑक्सीजन, तो बच्चों ये कन्वर्ट हो गया, देखो किसमें, MnO3 के अंदर। आया समझ में, बोलो बच्चों, सिंपल रिएक्शन है, समझ में आ गई, सिंपल सी रिएक्शन है, समझ में आ गई क्या। अब बताओ देखो, ये जो MnO3 है ये KOH है बच्चों, एक बात हो बेटा, किसी भी ऑक्साइड को जब बेस से रिएक्ट करवाते हैं, तो मैंने आपको एक फंडा बताया था कि क्या करना चाहिए, बताओ। किसी भी ऑक्साइड को जब बेस के साथ रिएक्ट करवानी होती है, तो उस बेस को भी किस में कन्वर्ट कर लो, उस बेस को भी ऑक्साइड में कन्वर्ट कर लो। तो बच्चों बताओ, जो मेरे पास ये KOH है, क्या इस KOH का ये ऑक्साइड बन गया बच्चों K2O, क्या बोलो बच्चों, इसका बन गया K2O। उस K2O को अगर मैं इस MnO3 के साथ जोड़ दूं, उस K2O को MnO3 के साथ जोड़ दूं, तो बच्चों क्या मुझे ये मिल गया, K2MnO4 प्लस H2O। क्या समझ में आया बच्चों, अरे नवाबों समझ में आया क्या, बहुत सिंपल वे में बताइए मैंने ये रिएक्शन। तो देखो बच्चों ओवरऑल रिएक्शन क्या हो गई, MnO2 हाफ ऑफ ऑक्सीजन 2 मोल्स ऑफ KOH, क्या मिल गया, K2MnO4 प्लस H2। इतना आपके भेजे में बैठ गया, इतना आपके भेजे में बैठ गया बच्चों। अब देखो बेटा सुनो, अब मैंने क्या किया बच्चों, एक छोटा सा चेंज किया, जहां पहले KOH था उसकी जगह मैंने K2CO3 काम में लिया। क्या काम में लिया, K2CO3, ठीक है ना। जहां पहले KOH था वहां मैंने K2CO3 काम में लिया, और ऑक्सीजन तो ऑक्सीजन है। अब बताओ क्या बनेगा प्रोडक्ट, बना, बन गया बच्चों। एक बात बताओ बच्चों, एक बात बताइए, जब आपने KOH लिया तो वो, तो K2CO3 लोगे तो क्या बन जाएगा, CO2 बन जाएगा। हो गया क्या बच्चों, क्या ये रिएक्शन समझ में आ गई, क्या ये रिएक्शन आपको समझ में आ गई बच्चों, आ गई। अब देखो बेटा इसको, एक बात बताओ बच्चों, ये KNO3 डिकम्पोज होने पर क्या हमें ऑक्सीजन देता है क्या, ये KNO3 डिकम्पोज होने पर ऑक्सीजन देता है क्या बच्चों, बताओ, देता है क्या, याद करो।
अगर आप लोगों ने कभी पढ़ा हो तो देखो बेटा कि KNO3 ऐसे जाता है, KNO2 प्लस ऑक्सीजन देता है ना। तो बच्चों बताओ, हमें अगर आप ध्यान दो तो देखो बेटा ये KNO3 ये ऐसे टूट गया क्या? ये टूट गया बच्चों, किसमें किसमें चला गया? KNO2 में। इससे जो ऑक्सीजन मिली, इससे जो ऑक्सीजन मिली वो इसके पास गई। बोलो बच्चों, तो MnO2 इस ऑक्सीजन को लेकर किस में कन्वर्ट हो गया? MnO2 इस ऑक्सीजन को लेकर MnO3 में कन्वर्ट हो गया। और वो MnO3 2 मोल KOH के साथ मिलके क्या बना देगा? वो MnO3 2 मोल KOH के साथ मिलके क्या बना देगा? K2MnO4 बना देगा क्या? बोलो नवाबों, बना देगा क्या? तो आया समझ में? आया बच्चों? ठीक है भैया। अब बताओ, आप लोगों ने कभी किसी जमाने में KClO3 का डिकम्पोजिशन किया जाएगा? KClO3 कैसे टूटता है बच्चों, बताओ, पता है क्या? KClO3 पढ़ा है बच्चों आप लोगों ने, किसमें जाता है? देखो बच्चों, KCl और 3 मोल्स ऑफ नेसेंट ऑक्सीजन जाता है, जाता है बच्चों। अब बताओ, इससे कितने मोल ऑक्सीजन मिल रही है? 3 मोल नेसेंट ऑक्सीजन। तो बच्चों बताओ, एक मोल नेसेंट ऑक्सीजन के लिए हमें 1 मोल MnO2 चाहिए, तो 3 मोल के लिए कितने चाहिएंगे बताओ? 3 चाहिए। तो देखो बेटा यहाँ समझ में आ गया, मैंने 3 ले रखा है। क्यों ले रखा है समझ में आया क्या? यहाँ मैंने ये 3 क्यों ले रखा है समझ में आया? अब बताओ, जब 1 मोल MnO2 था, जब 1 मोल MnO2 था तो मुझे कितने KOH चाहिए थे? 2। तो बच्चों बताओ, यहाँ 3 मोल है, जब यहाँ पर 3 मोल है तो कितने चाहिएंगे? 6। समझ में आ गया आप सबको? अरे बच्चों समझ में आ गया, बहुत सिंपल वे में बोला मैंने। तो क्या मिल गया देखो बच्चों, KCl क्या मिल गया? 3 मोल्स ऑफ K2MnO4, 3 moles of K2MnO4 और H2O। बोलो बच्चों, मिल गया क्या? क्या ये समझ में आई आप सबको? अरे ये रिएक्शन समझ में आई क्या बच्चों? सारा कुछ ये ऊपर वाली फर्स्ट रिएक्शन इसका बेस है। सबको समझ में आ गई क्या? किसी को डाउट है तो बोल जाओ। किसी को डाउट है? रोस्टिंग का मतलब आपने पढ़ा है ना बच्चों मेटलर्जी के अंदर, रोस्टिंग का मतलब हीटिंग द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है ना? है बच्चों। और हम क्या कर रहे हैं? रोस्टिंग ऑफ MnO2 इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कली। तो पहले जो ऑक्साइड बना वो ऑक्साइड बेस के साथ ये करके आपका K2MnO4 में कन्वर्ट हो गया। बच्चों सुनो है, अब हमारे पास कन्वर्ट हो गया K2MnO4। अब बच्चों हमें इस K2MnO4 को KMnO4 में कन्वर्ट करना है। इसमें कन्वर्ट करना है बच्चों, K2MnO4 को KMnO4 में। तो देखो बच्चों, है क्या इसके अंदर आयन? कौन सा बच्चों? ध्यान दीजिए, इसके अंदर आयन है MnO4-2। ये इस तरह से गया देखो बच्चों, MnO4-1 और इसने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। तो क्या ये इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन हो गया? इलेक्ट्रिसिटी पास करके हमने क्या कर दिया बच्चों? इसका ऑक्सीडेशन कर दिया। क्या कर दिया बच्चों? मैंने इलेक्ट्रिसिटी पास करके इसका ऑक्सीडेशन कर दिया। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बोलो बच्चों, इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन समझ में आया? अब आओ बच्चों देखो सुनो, मेरे पास है केमिकल ऑक्सीडेशन, ठीक है? केमिकल ऑक्सीडेशन बच्चों आपको याद है क्या? हेलोजन क्या होते हैं? हेलोजन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं या रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं बताओ? हेलोजन क्या होते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और हेलाइड आयन क्या होते हैं? हेलाइड आयन क्या होते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट। बड़ा काम का फंडा है, जिसने इस फंडे को समझ लिया ना इनऑर्गेनिक में, उसको बहुत चीजें ऐसे समझ में आ जाएगी। तो बच्चों बताओ, मैं इस K2MnO4 को रिएक्ट करवा रहा हूँ क्लोरीन के साथ, तो ये क्या करेगा? ये 2 मोल क्लोरीन क्या करेगा बच्चों? 2 KCl बना देगा। और पीछे क्या बच गया बच्चों? हो गया क्या? ऑक्सीडेशन हो गया। यहाँ मैग्नीज +6 में था, यहाँ मैग्नीज +7 में आ गया। आ गया? आ गया क्या नवाबों? अब आओ बच्चों देखो, नेक्स्ट है ओजोन। दिख रहा है बच्चों? ओजोन क्या ऑक्सीडेशन करता है क्या? ओजोन तो आपने पढ़ा था बच्चों 12th के अंदर, बहुत तगड़ा वाला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है क्या?
तो आपको पता होगा बच्चों, ओजोन ऐसे टूटता है ना, जानते होंगे ना बच्चों आप, 2+ नेसेंट ऑक्सीजन करता है ना। एक वहां बताओ बच्चों, 1 मोल ऑक्सीजन, 1 मोल ऑक्सीजन, बोलो बच्चों, 1 मोल नेसेंट ऑक्सीजन कितने मोल इलेक्ट्रॉन गेन करती है? मोल नेसेंट ऑक्सीजन कितने मोल इलेक्ट्रॉन गेन करेगी? देखो ऑक्सीजन के पास ऑलरेडी कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 और 6, तो आउटर मोस्ट में 6 है, तो कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगी ये? 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगी ना, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगी। अब बताओ बच्चों, 1 मोल MnO4 - 2 ने कितने मोल इलेक्ट्रॉन लूज किए? 1 किया ना। इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? इसको इलेक्ट्रॉन कितने चाहिए? 2। तो अब समझ बच्चों, मैंने यहाँ पे 2 मोल क्यों काम में लिए, यहाँ 2 मोल क्यों काम में लिए, समझ में आया? आ गया क्या? आ गया बच्चों? देखो क्या मिल गया हमें, मिल गया देखो बच्चों 2 मोल्स ऑफ KMnO4, ठीक है, फिर O2, एंड ये मिल गया बच्चों 2 मोल्स ऑफ KH। आई बात समझे बच्चों? आ गया। अब देखो बेटा सुनो, नेक्स्ट है MnO4- जो है ना, ये डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन रिप्रेजेंट करता है बच्चों। ये वाला क्वेश्चन दुनिया के हर एग्जाम में आ चुका है। अच्छा बताओ, मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट कहां से कहां तक होती है बच्चों, बताओ? टू टू सेवन +2 2 +7 है क्या? है। अच्छा अब बताओ बच्चों, अभी MnO4- 2 में मैग्नीज की बताओ, MnO4- 2 में मैग्नीज की बताओ, +6 है ना। तो बीच वाली ऑक्सीडेशन स्टेट क्या डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन दिखा सकती है क्या? बीच वाली स्टेट डिस्प्रोपोर्शन दिखा सकती है बच्चों? दिखा सकती है। तो देखो बेटा, ये डिस्प्रोपोर्शन दिखाता है, कैसे दिखाता है? ये एक तो कन्वर्ट होता है इस तरह से, और एक जाता है ये इस तरह से, ठीक है ना, ये इस तरह से जाता है बच्चों। मतलब देखो यहाँ ये किस कौन सी स्टेट में, ये है बच्चों अभी +6, ये हो गया +7, ये हो गया +4। तो बोलो बच्चों, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हुआ क्या? हुआ बच्चों। अब देखो बेटा सुन क्या होगा, ध्यान देना। अब इस इक्वेशन को बैलेंस करना है, कैसे करेंगे समझते हैं बच्चों, सुनो। सबसे पहले ये MnO4- 2 ये गया इसके अंदर, MnO4- 1, मुझे सिर्फ चार्ज को बैलेंस करना है, तो मैं इधर इलेक्ट्रॉन लगा दूं क्या? ये बैलेंस होगी बच्चों मेरे पास, बताओ होगी क्या? हो गई ना बाबू। अब देखो बेटा सुनो, ये MnO4- 2 कन्वर्ट हो रहा है MnO2 के अंदर, हो रहा है। तो बच्चों एक चीज बताओ, मुझे अभी बैलेंस करना है, तो किस साइड ऑक्सीजन ऐड करनी पड़ेगी, प्रोडक्ट साइड या रिएक्टेंट साइड? प्रोडक्ट साइड। कितनी ऑक्सीजन जोड़ूंगा, कितने वाटर जोड़ूंगा, मतलब 2, तो 2H2O जोड़ दिया। ऐसा करते हैं बच्चों, हाइड्रोजन इम्बैलेंस होगी क्या? कितनी हाइड्रोजन जोड़नी पड़ेगी? 4, ये जोड़ दी बच्चों मैंने, 4H+। अब बताओ बेटा, अब एक चीज बताओ, अब मुझे चार्ज को बैलेंस करना है, तो प्रोडक्ट साइड तो चार्ज 0 है, रिएक्टेंट साइड अगर आप देखो तो चार्ज कितना आ रहा है? रिएक्टेंट साइड चार्ज आ रहा है +2, आ रहा है ना। तो +2 को खत्म करने के लिए क्या मैं 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ दूं? जोड़ दो बच्चों। जैसे मैंने 2 इलेक्ट्रॉन जोड़े, जैसे ही मैंने 2 इलेक्ट्रॉन जोड़े, देखो बच्चों, क्या मेरे पास ये वाली रिएक्शन आ गई क्या? देखिए बच्चों क्या बन गया। एक बार बताओ बच्चों, अपने को क्या करना पड़ेगा, इस रिएक्शन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्या? रिएक्शन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्या? क्यों? क्योंकि देखो बच्चों, रिएक्शन 1 में 1 इलेक्ट्रॉन है, रिएक्शन 2 में 2 इलेक्ट्रॉन है, करना पड़ेगा। तो अब बताओ बच्चों, अगर मैं आपसे ये बोलूं कि मेरे पास क्या इस तरह की पिक्चर आ गई, MnO4- 2 हो गया बच्चों, MnO4- 2 4H+, क्या मिल गया? MnO2 और 2 MnO4- 1,
है प्लस H2O। बोलो बच्चों, क्या ये समझ में आया बच्चों? क्या सबको समझ में आया यहाँ तक? अब बच्चों एक बात बताओ, आपको दिख रहा है बच्चों यहाँ पर ये 3 मोल्स है बच्चों, ठीक है। 3 मोल से ये क्या क्या मिल रहा है, 1 मोल और 2 मोल मिल रहा है क्या? मिल रहा है बच्चों? 3 मोल ये मिल रहा है बच्चों, मिल रहा है क्या? हाँ ना तो बोलो, अरे बोलो। अब बताओ, अगर ये आपको मिल रहा है तो बच्चों बताओ इसके 1 मोल से क्या मिलेगा बच्चों बताओ? 1/3 और 2/3। ये बच्चों ये एम्स में आया हुआ क्वेश्चन है, इस जमाने में ये एम्स में आया हुआ क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है ना। ये आया आपको समझ में? ये बच्चों समझ में आया क्या? आगे बात समझ में? अब देखो बेटा सुनो, अगर आप अभी इस चीज को ध्यान से देख पा रहे हो तो आप बताओ बच्चों, इसमें ये H प्लस मिल रहे हैं ना आपको? मिल रहे हैं बच्चों? ये देखो बेटा, यानी ये हमें H प्लस यहाँ पर जनरेट करने ना। तो एक बात बताओ बच्चों, क्या मैं यहाँ CO2 काम में ले सकता हूँ क्या? क्या मैं यहाँ पर CO2 काम में ले सकता हूँ क्या? CO2 का एक्वस सोल्यूशन सकता हूँ बच्चों बताओ? अरे बोलो। सबसे पहले एक बात बताओ बच्चों, ये थोड़ा सा आप दिमाग लगाओ कि मेरे पास ये CO2 प्लस वाटर है, तो क्या मिल गया? H2CO3। और H2CO3 का मतलब 2H प्लस और कार्बन मिल गया क्या? क्या मैं CO2 का एक्वस सोल्यूशन काम में ले सकता हूँ क्या? अच्छा आपको पता होगा बच्चों, इंडस्ट्रीज में CO2 की अवेलेबिलिटी भी आराम से होगी, क्योंकि फ्यूल का कंबर्शन होगा वहां पे CO2 तो जरूर बनेगी ना। अरे बोलो बच्चों, समझ में आया? तो क्या मैं इन 4H प्लस अगर मुझे ऑब्टेन करना है तो मैं कितने मोल CO2 कहां में ले लूं बच्चों बताओ? कितने मोल CO2 कहां में ले लूं? 2 मोल CO2 कहां में ले लूं क्या? ले लूं बच्चों? बोलो। तो देखो बेटा सुनो, अब मैं कर क्या रहा हूं, थोड़ा सा आप दिमाग लगाना, आपको समझ में आ जाएगी बात जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। देखो बेटा सुनो, मैंने ये लिया बच्चों 3 मोल्स ऑफ KMnO4, सॉरी K2MnO4, ठीक है ना। 3 मोल्स ऑफ K2MnO4 मैंने ले लिया बच्चों 2CO2 एंड 2H2। ये समझाया बच्चों मैंने? ये 2CO2 क्यों लिया? ये समझ आ गया बच्चों 2CO2 क्यों लिया? अरे आ गया क्या नवाबों समझ में? अब देखो बेटा सुनो, यहाँ आ गया MnO2, ये हो गया 2 मोल्स ऑफ KMnO4, ठीक है। और बाकी क्या बच गया बच्चों? देखो 2 मोल्स ऑफ K2CO3 बन गया क्या? बोलो बच्चों। अब हाइड्रोजन को बैलेंस अगर आप करना चाहो तो वो कर लेंगे अपन। तो वाटर को बैलेंस करना पड़ेगा। वाटर को बैलेंस करने के लिए क्या करोगे बच्चों बताओ? आपको अगर वाटर को बैलेंस करना है तो क्या करना पड़ेगा? अगर मैं ये वाटर हटा दूं तो भी हो सकता है क्या? अगर मैं ये वाटर हटा दूं तो भी हो सकता है क्या? बैलेंस हो जाएगी क्या इक्वेशन? बोलो बच्चों। अरे वाटर क्यों हट गया समझ में आया आपको? अरे वाटर क्यों हट जाएगा समझ में आया क्या? देखो बेटा ये 2 मोल्स H2 इधर है, पता है क्या? ये हट जाएगा ना, है ना। ये पहले से बना हुआ है, तो कुछ समझ में आ गया बच्चों? अरे ये रिएक्शन समझ में आ गई भाई लोगों? समझ में आ गई क्या? आ गई? सबको समझ में आ गई? पक्का? अब बताओ बच्चों, अभी ये जो रिएक्शन आपने लिखी थी बच्चों, बताओ ये रिएक्शन कौन से मीडियम में आई हुई है? ये रिएक्शन कौन से मीडियम में आई हुई है? दिख रहा है क्या? H प्लस दिख रहा है ना बच्चों? तो ये कौन से मीडियम में है? ये एसिड है क्या? एसिडिक मीडियम है। अगर मुझे इस रिएक्शन को बेसिक मीडियम में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा? कौन बताएगा बच्चों? सोच समझ के बताओ। OH माइनस जोड़ने, कितने? 4 OH माइनस। किस साइड जोड़ने हैं बच्चों?
OH माइनस किस साइड जोड़ना है पता है ना, दोनों साइड जोड़ते हैं बच्चों, दोनों साइड जोड़ दें। तो देखो बेटा क्या करेंगे, मेरे पास ये था बच्चों, क्या कि 3 मोल्स ऑफ MnO4 माइनस 2, यहाँ क्या है 4H प्लस, तो मैंने 4OH माइनस भी यहाँ पे इधर कर दिया, MnO2 2 MnO4 माइनस 1 2H2O और 4 मोल्स OH भी इधर कर दिया। अब बताओ बच्चों, ये 4 मोल्स H और 4 मोल्स ऑफ OH क्या बना देंगे, ये क्या बना देंगे बच्चों, 4 मोल H एंड 4 मोल OH माइनस H2O बना देंगे। तो कितने मोल बन जाएंगे बच्चों, 4 मोल बन जाएंगे। तो ओवरऑल क्या ये इक्वेशन आ गई क्या मेरे पास, इक्वेशन आ गई बच्चों, 2 मोल्स ऑफ H2O MnO2 आगे बच्चों इक्वेशन समझ में। देखो ये एनसीईआरटी में कहां दी हुई है आपके, ये बच्चों हमने देखो इसको कन्वर्ट कर लिया, ये देखो बच्चों दिख रही है आपको इक्वेशन, ये इक्वेशन दिख रही है बच्चों, ये वाली पड़ी देखो दिख रही है क्या, 3MnO4 माइनस, अभी हमने इसको कन्वर्ट किया बच्चों। आ गया समझ में, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक है बच्चों। अब देखो बेटा सुनो, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया था, मतलब मेरे हिसाब से नीट का अब तक का सबसे अच्छा क्वेश्चन लगता है मुझे, ये नीट का अब तक का केमिस्ट्री में सबसे अच्छा क्वेश्चन है ये। और ये कब आया था, जब हिस्ट्री में नीट पहली बार हुई थी 2013 में, तब आया था। ये क्वेश्चन है बच्चों आपके सामने, इस क्वेश्चन को पढ़िए और बताइए बच्चों, फॉर कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन विच इज मोस्ट सुटेबल रिएजेंट, बच्चों बताओ मोस्ट सुटेबल रिएजेंट कौन होगा, बताओ भाई। देखो बच्चों ज्यादातर बच्चे ज्यादातर बच्चे HCl के जाल में ट्रैप हो जाएगी, कंफर्म ट्रैप हो जाएंगे HCl के जाल में, है ना, और वो पक्का गलत करके आएंगे, इसका आंसर है CO2। अब मजेदार बात यह है कि भैया HCl क्यों नहीं, आखिर HCl क्यों नहीं, क्या रीजन है बताओ, आप बताओ हमें, है ना। देखो बच्चों यहाँ ये दिख रहा है बच्चों कि ये OH माइनस है, ठीक है ना, तो बच्चा सोचेगा कि सर OH माइनस है, ये तो अगर मैं HCl ले लूं तो अपोजिट इफेक्ट लग जाएगा और रिएक्शन आराम से फॉरवर्ड चली जाएगी। लेकिन भाई साहब लफड़ा है, यहाँ पर क्या लफड़ा है, सुनना ढंग से देखो, लफड़ा क्या है भाई साहब, कि आपको पता होगा एसिडिक मीडियम में MnO4 माइनस 1 जो बनेगा वो क्या करेगा बच्चों, वो इस HCl को आपको पता होगा क्लोरीन में ऑक्सीडाइज कर देगा और खुद आगे किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अरे बोलो बच्चों, वो खुद आगे किस में कन्वर्ट हो गया, Mn+2 में कन्वर्ट हो गया ना, हो गया। इस तरह से देखो बच्चों सुनो, ये MnO4 माइनस 1 है, ठीक है, यहाँ SO2 है, तो देखो बेटा क्या हो गया, ये Mn+2 और ये देखो बच्चों इसने SO2 का भी क्या कर दिया, ऑक्सीडेशन कर दिया, तो खुद को रिड्यूस होना पड़ेगा ना, खुद को भी तो रिड्यूस होना पड़ेगा ना। अरे नवाबों समझ में आया है क्या, समझ में आया। अब बताओ बच्चों, अगर मैं यहाँ पे KOH ले लेता हूं तो KOH क्या होगा, K प्लस OH, ये क्या हो गया, ये तो क्या हो गया, कॉमन आइन इफेक्ट हो गया क्या, ये तो कॉमन आइन इफेक्ट हो गया, तो ये तो काम का नहीं है। अब बच्चों CO2 में ऐसा क्या है कि ये काम का है बच्चों बताओ,
CO2 में ऐसी क्या चीज थी जो बड़ी काम की? देखो बच्चों, CO2 में कार्बन ऑलरेडी +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो बच्चों क्या CO2 का आगे ऑक्सीडेशन पॉसिबल है क्या? बोलो बच्चों, नहीं है ना। तो बच्चों बताओ, जब कार्बन का ऑक्सीडेशन पॉसिबल ही नहीं है तो क्या KMnO4 का रिडक्शन पॉसिबल होगा? क्या KMnO4 का रिडक्शन पॉसिबल होगा? नहीं होगा ना। तो समझ आया बच्चों कितना शानदार क्वेश्चन था, कितना शानदार क्वेश्चन है, समझ में आया? अरे बच्चों समझ में आया क्या? HCl नहीं है यहाँ पर, क्यों? क्योंकि देखो बच्चों, कार्बन इज ऑलरेडी इन +4 oxidation state, so it is not oxidized further, so it cannot reduce KMnO4। बोलो बच्चों, तो समझ आया बच्चों? तो ये नीट 2013 का क्वेश्चन था बच्चों। समझ आया बच्चों? अब आओ बेटा, देखो सुनो, प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। देखो बच्चों, KMnO4 जो होता है ना, वो इंटेंस पर्पल कलर का कलर बच्चों याद करो, काम आएगा आपके, ध्यान रखना। KMnO4 होता है बच्चों इंटेंस पर्पल कलर का, और K2MnO4 होता है, वो होता है डार्क ग्रीन कलर का, ठीक है ना? ठीक है बच्चों। अब देखो बेटा, KMnO4 क्या KClO4 क्या आइसोस्ट्रक्चरल है? देखो बच्चों सुनो, मेरे पास ये KClO4 है? बताओ बच्चों, परक्लोरेट आयन है बच्चों, ये परक्लोरेट आयन की एवरेज स्टेट आती है sp3, लेकिन मेरे पास अभी आयन ये है बच्चों, है तो ये भी टेट्राहेड्रल है, लेकिन बताओ बच्चों इसकी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट बोलो कि D3 है कि बच्चों, ध्यान रखना, ठीक है ना? sp3 मत बोल देना बच्चों बस। अब देखो बेटा सुनो, its solubility increases in water with increase in temperature of water। बच्चों ध्यान है ना, इसकी solubility है ना क्या होती है? इसकी solubility जैसे जैसे वाटर का टेम्परेचर बढ़ाओगे बढ़ती जाएगी, ठीक है ना? ऐसा K2Cl2 के साथ था। ये देखो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्या, कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम किस किस में कर सकता है? एसिडिक मीडियम में भी कर सकता है, बेसिक मीडियम में भी कर सकता है, और न्यूट्रल मीडियम में भी कर सकता है। ये तीनों मीडियम में कर सकता है बच्चों, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। जबकि K2Cl2 बताओ बच्चों, K2Cl2 सिर्फ एसिडिक में करता था, ध्यान रखना, ओनली एसिडिक। तो देखो बच्चों याद करो, ये जो KMnO4 है एसिडिक मीडियम में, देखो बच्चों ये किस में जाता है? ये जाता है Mn+2 में जाता है। किसमें जा रहा है? Mn+2 में, Mn+2 के कलरलेस सॉल्यूशन में। एक बात है बच्चों, अगर मुझे इस इक्वेशन को बैलेंस करना है तो प्रोडक्ट साइड कितनी ऑक्सीजन जोड़नी पड़ेगी? 4 वाटर के मॉलिक्यूल ऐड करना पड़ेगा। ऐसा करते बच्चों यहाँ पर हो गया 8H+, हो गया क्या? हो गया। और चार्ज को बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा बच्चों बताओ? 5 इलेक्ट्रॉन ऐड करने पड़ेंगे। तो बच्चों बताओ, अगर मैंने यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए तो वैलेंसी फैक्टर बता दो बच्चों, क्या हो गया KMnO4 का? 5 हो गया क्या? तो मैं कह सकता हूँ कि वैलेंसी फैक्टर ऑफ KMnO4 5 आ गया। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ KMnO4 क्या हो गया बच्चों? 158 डिवाइडेड बाई 5 आ गया, बोलो बच्चों। तो मैं इसको सोल्व करूंगा 31.6 आ जाएगा। अब देखो बेटा सुनो, अगर मैं इस रिएक्शन को H2SO4 के साथ समझाना चाहूं तो देखो बच्चों कैसे समझाओगे? बताओ, मैग्नीज कौन सी स्टेट में जा रहा है? मैग्नीज कौन सी स्टेट में जा रहा है बच्चों? +2 में जा रहा है ना। तो +2 को पॉजिटिव वाले को नेगेटिव चाहिए, और नेगेटिव कौन देगा बच्चों बताओ? एसिडिक मीडियम है, नेगेटिव यहाँ पे कौन सा मिलेगा? अरे कल भी बताया था बच्चों, सल्फेट मिल जाएगा क्या? तो बच्चों बताओ क्या मिल गया? MnSO4 हो गया बच्चों, हो गया। फिर बताओ बेटा,
फिर क्या हो गया, K2SO4 हो गया बच्चों। अब बताओ बेटा, अगर मुझे बैलेंस करना हो तो मुझे यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा, तो इधर भी मुझे 2 लगाना पड़ेगा। तो H2SO4 कितने हो गए बच्चों, बताओ कितने सल्फेट बैलेंस करने पड़ेंगे मुझे, कितने सल्फेट बैलेंस करने पड़ेंगे, 3 करने पड़ेंगे बच्चों। तो अब बताओ, मुझे अगर हाइड्रोजन को बैलेंस करना है तो मैं इधर CH2 ऐड कर दूं, बोलो बच्चों, कर दूं क्या? अब बताओ, मुझे कितनी नेसेंट ऑक्सीजन ऐड करनी पड़ेगी, मुझे कितनी नेसेंट ऑक्सीजन ऐड करनी पड़ेगी बच्चों, बताओ कितनी नेसेंट ऑक्सीजन ऐड करनी पड़ेगी। देखो सल्फेट वाली तो बैलेंस है, KMnO4 में टोटल 8 ऑक्सीजन होगी, KMnO4 के अकॉर्डिंग 8 होगी ना, तो 3 तो वाटर से होगी, तो मैं यहाँ पर 5 मोल ऑफ नेसेंट ऑक्सीजन ऐड कर सकता हूँ क्या? अरे कर सकता हूँ बच्चों। एक बार बताओ, अभी थोड़ी देर पहले एक बार बताओ कि KMnO4 का 1 मोल कितने मोल इलेक्ट्रॉन ले रहा है, ऊपर देखो बच्चों, KMnO4 का 1 मोल 5 मोल इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो 2 मोल कितने लेगा? 10। अच्छा बताओ, एक बार बताओ बच्चों, 1 मोल ऑक्सीजन कितने इलेक्ट्रॉन लेती है, 1 मोल नेसेंट ऑक्सीजन 2, तो 10 मोल इलेक्ट्रॉन लेने के लिए आपको कितनी ऑक्सीजन चाहिए, 5, तो क्या 5 बन रही है, क्या बन रही है बच्चों, बोलो। चलो ये चीजें बाकी अपन कल डिस्कस करते हैं इसको। कल आपका डी ब्लॉक तो खत्म हो ही जाएगा, है ना, फिर अपन पी ब्लॉक बचेगा, वो करेंगे अपन, ठीक है।